गुड इवनिंग बच्चों। आज सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, जहाँ तक हुआ था जस्ट उसके आगे फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने सॉल्यूशन की डिफिनेशन और उसकी कंपोनेंट्स ये सारी चीज़ें देखी थी ना। सॉल्यूशन की डिफिनेशन हम लोगों ने क्या देखा था कि सॉल्यूशन भाई एक होमोजेनियस मिक्सचर है, इसमें दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं और वो दोनों कंपोनेंट्स कैसे होंगे आपस में, हाँ, रिएक्ट नहीं कर सकते ना। रिएक्ट करेंगे तो सोल्यूशन नहीं बनेगा, एक नया कंपाउंड बन जाएगा ना। और सोल्यूशन के कंपोनेंट कौन कौन से थे भाई? दो कंपोनेंट थे, सोल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, दोनों को पहचानने के तरीके थे। अगर फिजिकल स्टेट इनकी सेम है तो हम लोग सॉल्वेंट उसको लेंगे जो लार्ज अमाउंट में हो, सोल्यूट वो होगा जो स्मॉल अमाउंट में रहेगा ना। ठीक है, अगला इसके बाद हम लोग ये देखे थे कि इन्हीं कंपोनेंट्स के बेसिस पे सोल्यूशन को क्लासीफाई कर दिए थे। एक आया था बाइनरी सोल्यूशन। बाइनरी बोले तो जिसमें सिर्फ दो कंपोनेंट्स हो ना, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट। टर्नरी मतलब दो से ज्यादा कंपोनेंट, तीन कंपोनेंट आए तो टर्नरी, चार आए तो क्वाटर्नरी। ये क्लासिफिकेशन था। इसके बाद हम लोग उसकी फिजिकल स्टेट को देखते हुए सोल्यूशन को क्लासीफाई कर रहे थे ना। चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं कि फिजिकल स्टेट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन ना। देखिए चार्ट बना है एनसीईआरटी में, वही टेबल हमको एक बार ड्रॉ कर लेनी है। चलिए यहाँ लिखते हैं हम सॉल्वेंट, सल्यूट लेके चले। इस साइड लिखते हैं भाई सल्यूट, फिर यहाँ सॉल्वेंट लेंगे, यहाँ लेंगे हम अपना सॉल्यूशन किस नेचर का बनेगा, और फिर कोई एक एग्जाम्पल जो उस पर एकदम सटीक बैठ रहा हो ना। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग सॉल्वेंट लेके चलते हैं लिक्विड। 3 बार लिक्विड सॉल्वेंट लेके चलेंगे ना। मैटर के 3 ही स्टेट हैं पॉसिबल। चलिए सॉल्यूट पहले हम क्या लें? सॉलिड। सॉलिड तो जब सॉलिड सॉल्यूट रहेगा और सॉल्वेंट क्या रहेगा? लिक्विड। फाइनल सॉल्यूशन किस स्टेट में रहेगा? लिक्विड। सॉल्यूशन की फाइनल स्टेट किस में रहेगी? लिक्विड में। और इसका एग्जाम्पल आप कोई भी दे सकते हैं, जनरल शुगर या वाटर। ये इसका पहला एग्जाम्पल हो गया ना, साल्ट वाटर। एक सॉल्यूट रहना चाहिए और लिक्विड क्या रहना चाहिए? आपका सॉल्वेंट ना। ठीक है, सारे इसके एग्जाम्पल। अब लेते हैं लिक्विड। बहुत इसका मशहूर एग्जाम्पल है। हाँ, सॉल्यूशन कैसा बनेगा? अभी भी लिक्विड ही। और इसका एग्जाम्पल क्या है भाई? आपका एल्कोहल और वाटर। एल्कोहल को अगर हम वाटर मिक्स करते हैं, ये भी लिक्विड सोल्यूशन है, ये भी लिक्विड ना। ठीक है, इस तरह से। तीसरे नंबर पे आपका आता है भाई, हाँ देखते हैं, यहाँ पे लेते हैं हम लोग क्या? गैस और लिक्विड का सोल्यूशन। चलिए गैस को अगर हम लिक्विड मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा? सोल्यूशन अभी भी कैसा रहेगा? लिक्विड। इसका एग्जांपल जैसे कि ऑक्सीजन जो होती है, देखिए वाटर में डिसॉल्व रहती है ना, तभी तो फिश और ये सब जिंदा रहती हैं ना? नहीं, हाँ, ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर ना। रिएक्शन तो कराना ही नहीं, रिएक्शन कर लेगा तो कंपाउंड बन जाएगा ना, एक मिक्सचर बनाना है बस। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी में मेंशन है ये सेम एग्जांपल ना। जो ऑक्सीजन होती है पूरी तरह से डिसॉल्व होती है किसमें? वाटर में। तभी वाटर वाले जितने भी एनिमल होते हैं सब सर्वाइव कर पाते हैं ना, अदरवाइज सब मर जाते हैं ना। डीप वाटर तक भी ऑक्सीजन डिसॉल्व रहती है ना, ये कहानी। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड की क्या कहानी है? कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व नहीं हो पाती ना, उसको हाई प्रेशर पे हम लोग कंप्रेस करके रखते हैं बस, फिर जैसे ही प्रेशर रिलीज करेंगे सब बाहर हो जाती है ना, जैसे कोल्ड ड्रिंक के अंदर ना कहानी रहती है। अगला, चलिए अब अगले पे आते हैं ना। यहाँ पे हम लोग अब सॉल्वेंट क्या लेंगे? सॉलिड। ठीक है, सॉल्वेंट हमारा सॉलिड रहेगा जी। इसके बेसिस पे हम लोग बनाते हैं। देखिए सॉल्यूट हम लोग पहले लेते हैं सॉलिड। बताइए सॉलिड और सॉलिड का सोल्यूशन क्या बनता है? एलॉय। हाँ, सोल्यूशन सॉलिड ही रहेगा ना, नाम क्या होता है उसका? एलॉय ना। एग्जाम्पल आपके रहेंगे एलॉय। इसका उस दिन एग्जाम्पल आपको बता दिए थे ना। हाँ ठीक है, गोल्ड, इसे AU प्लस AG मिल के गोल्ड का एक एलॉय बनता है, फिर उससे हम लोग ज्वेलरी वगैरह बनाते हैं ना। ठीक है, गोल्ड के
प्योरिटी को दिखाता है कैरेट वाला काम ना। ठीक है, अगला सॉलिड हमारा क्या रहेगा, ठीक है, सॉल्वेंट। सोल्यूट हम लोग क्या ले ले, लिक्विड। इसका बेस्ट एग्जांपल है, आप लोगों ने मरकरी देखा होगा ना, किस स्टेट में रहती है वो, हाँ अमलगम बनाती है, लिक्विड रहती है ना। मरकरी को अगर हम मिक्स कर देते हैं उसके साथ, किसी भी मेटल के साथ, सॉल्यूशन तो सॉलिड ही बनेगा, लेकिन जो बनता है कंपाउंड उसका नाम क्या होता है, अमलगम। मरकरी हमेशा मेटल के साथ रिएक्ट करके अमलगम बनाती है ना, अमलगम बताते हैं। मरकरी को अगर हम मिक्स करें चांदी के साथ या कॉपर के साथ ना, तो एक अमलगम बनेगा जिसको हम लोग दांत में भरते हैं, कैविटी में, देखो दांत जिसकी फिलिंग कराए रहते हैं दांत की, ठीक है ना, वो अमलगम ही होता है। ठीक है, इसका नया कंपाउंड क्या बनेगा भाई, अमलगम नाम होता है। चाहे Hg प्लस सोडियम कर लीजिए, कोई भी एक मेटल ले लीजिए ना, या फिर Hg प्लस कॉपर ले लीजिए, मतलब किसी मेटल के साथ आप मरकरी की रिएक्शन करा दीजिए तो अमलगम का फॉर्मेशन हो जाएगा ना। आगे सॉलिड का देखते हैं भाई, नेक्स्ट इस बार हम लोग लेंगे गैस। इसका एग्जांपल आपको बताए थे कि मास्क बनाते हैं ना। देखो लोग क्या करते थे पहले, कोल माइन में जो काम करते थे उसके लिए पॉइजनस गैसेस से बचने के लिए वो लोग बनाए थे मास्क प्लेटिनम का, हाँ हाँ एड्सॉर्ब कर लेता था, जिसको जैसे इनहेल नहीं करते थे बच जाते थे ना, ये कहानी थी। तो सॉल्यूशन अभी भी वही रहेगा नेचर, जैसे कि प्लेटिनम सरफेस हो जाएगी, इस पे हाइड्रोजन गैस चिपकेगी ना, ठीक है, H2 गैस ऑन प्लेटिनम सरफेस। अभी एकदम बेसिक ही चल रहा है ना मामला, ठीक है। चलो अब बचते हैं आपके गैस वाले ना, स्टार्ट करें गैस वाला, बनाए अगला भाई, चलिए क्या हुआ, नहीं कल वाला रिवीजन ही था अभी ना। देखिए अब इस बार हम लोग लेते हैं सल्यूट इधर, सॉल्वेंट यहां लेते हैं ना, और इधर लेते हैं सोल्यूशन, लास्ट में हम लोग लेंगे इसके एग्जाम्पल। चलिए इस बार हमें जो सॉल्वेंट लेना है वो लेने ही गैस ना। देखते हैं गैस कैसा कैसा सोल्यूशन बनाती है, फिजिकल स्टेट अगर सॉल्यूट की अलग होता इस केस में ना। पहला जो हमें लेना है वो हम क्या ले, पहले लेते हैं किसको, सॉलिड को ले ले, सॉलिड इन गैस। फिर पे हम लोग क्या लेंगे, लिक्विड इन गैस, और थर्ड पे क्या लेंगे, गैस इन गैस ना। देखो सॉलिड इन गैस का एग्जांपल जो आपका है वो है कैम्फर का ना, ठीक है। कैम्फर को क्या करते हैं हम लोग, कैम्फर जो होता है ना, देखिए एकदम सॉलिड फॉर्म में रहता है ना, उसको नाइट्रोजन गैस में ऐसे पहले वो वेपर के फॉर्म में रहेगा, फिर नाइट्रोजन गैस में डाल के तब उसको सॉलिडिफाई करते हैं ना, ठीक है। कैम्फर मतलब उसको बनाया किस में जाता है, नाइट्रोजन गैस के साथ मिला के ना, ठीक है, एग्जाम्पल है इसका, एग्जाम्पल क्या रहेगा, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, ठीक है ना। अगला लिक्विड और गैस, इसमें एग्जाम्पल ये है भाई, क्लोरोफॉर्म का नाम सुना है ना, ठीक है। क्लोरोफॉर्म को हम लोग क्या करते हैं, गैस नाइट्रोजन के अंदर से प्रिजर्व करके रखते हैं ना, ठीक है। क्लोरोफॉर्म गैस को नाइट्रोजन के अंदर रखते हैं, कहाँ गए वो आपके साथी, ठीक है, कलाकार आदमी है ना। अगला गैस इन गैस में जैसे कि एयर हो गई ना, एयर देखो पूरे गैस का मिक्सचर है ना, इस तरह से एयर में बहुत सारी गैसेस मिली हुई होती है ना। चलिए ये दो टाइप के हो गए, दो तरह के क्लासिफिकेशन हो गए, लास्ट क्लासिफिकेशन करा के फिर चलते हैं कंसंट्रेशन तक पे ना, ठीक है। अभी सिर्फ बेस चल रहा है आपका ना, पहला ही पेज चल रहा है अभी एनसीईआरटी का, ठीक है। देखिए एनसीईआरटी में ये बना हुआ है, एक बार देख लीजिएगा ना बुक खोल के टेबल, ठीक है। चलिए दो क्लास, हाँ दो क्लासिफिकेशन हो गए हैं। अगला क्लासिफिकेशन हम लोग क्या करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ
अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। चलिए दूसरा क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है ना, इसके बेसिस पे दो तरह के सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। नहीं, डाइल्यूट पहला आपको मिलेगा कौन सा, डाइल्यूट सॉल्यूशन। हाँ, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होगा, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें रिलेटिवली ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होंगे कौन, सॉल्वेंट, ठीक है ना। हाँ, मोर अमाउंट में प्रेजेंट होगा कौन, सॉल्वेंट, रिलेटिवली मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज प्रेजेंट, ठीक है। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट का अमाउंट क्या हो थोड़ा सा ज्यादा और सॉल्यूट का अमाउंट क्या हो कम, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है ना। ज्यादा सॉल्वेंट रहेगा, सॉल्यूट क्या रहेगा, एकदम से कम। नेक्स्ट जो आता है आपका वो होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मात्रा क्या हो बहुत और सॉल्वेंट क्या हो कम है। इनमें क्या होगा, रिलेटिवली दे रहे हैं भैया, लेस अमाउंट ऑफ, समझा रहे हैं, सॉल्वेंट इज, ये वाला जो सॉल्यूशन है ना, ये तभी बन सकता है जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट डिफरेंट है। समझिए देखिए कैसे, इसमें अगर हम लोग लेते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन में, मान लीजिए 50 ml ले लिए हम लोग एल्कोहल ना, प्लस यहाँ पे अगर हम लोग ले लिए 100 ml वाटर, डाइल्यूट सॉल्यूशन बन गया आपका, ठीक है, क्योंकि सॉल्वेंट का अमाउंट क्या है, बहुत ज्यादा है ना। इस केस में क्या है, अगर आप ले लिए 5 kg शुगर प्लस 1 लीटर वाटर, तब जाके आपका कौन सा सोल्यूशन बनेगा, कंसंट्रेटेड बन जाएगा, तो डिजोल्व हो जाएगी ना, ठीक है। ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा, ये लिक्विड फॉर्म में ना। अब सोचिए अगर हम यहाँ पे लिक्विड सोल्यूशन लेते, लिक्विड सॉल्यूट लेते, क्या हमारा सोल्यूशन बनता, ये कंसंट्रेटेड वाला नहीं बन पाता ना, कुछ तभी बनेगा। सोचिए अगर एल्कोहल हम लेते 2 लीटर प्लस ये लेते 1 लीटर H2O, अब बताना मुझे, अब सॉल्वेंट हम किसको चूज कर लेते, एल्कोहल को, सॉल्वेंट ही बदल जाता ना, बदल जाता। तो ये वाला सॉल्यूशन तभी पॉसिबल है जब हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट अलग, क्या डाइल्यूट सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड में सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा रहेगा ना, ठीक है। चलो ये था यहाँ तक आपका पूरा बेसिक ना, सॉल्यूशन क्या होता है उसकी डिफिनेशन और उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं ये, और सॉल्यूशन को क्लासिफाई कितने टाइप में कर सकते हैं ये, ठीक है, पूरा थ्योरी हो गया ना। चलिए पहले हुआ क्या, शुरू में जो सॉल्यूशन था उसको लोगों ने क्लासिफाई करना चाहा कि भाई सॉल्यूशन आखिर हम लोग बता कैसे सकते हैं कि सॉल्यूट कितना है और सॉल्वेंट कितना है ना, इसको बताने के लिए ये क्लासिफिकेशन किया गया था, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट वाला। कंसंट्रेटेड बोले तो एक ऐसा सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का अमाउंट क्या होगा कम और सॉल्यूट क्या होगा ज्यादा। डाइल्यूट सॉल्यूशन बोले तो जिसमें सॉल्वेंट का अमाउंट क्या होगा ज्यादा, लेकिन एग्जैक्ट कोई कुछ नहीं बता पाया कि कितना अमाउंट ज्यादा कितना कम होगा ना, सिर्फ ओरल कैलकुलेशन है ना। तो अब हम लोग चलते हैं किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का एक्चुअल में कितना अमाउंट प्रेजेंट है इसको कैलकुलेट करने के लिए ना, इसके लिए पूरा का पूरा इन्वॉल्व होगी मैथ, ठीक है। अब चैप्टर अब बन चुका है आपका, हाँ अभी तक केमिस्ट्री थी, अब फिजिकल केमिस्ट्री बन जाएगी ना, खत्म अब, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, मैथमेटिकल डाटा पूरा यूज करेंगे, पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन, तब हमें एग्जैक्ट डाटा पता चलेगा, हाँ इस सोल्यूशन में कोई भी सोल्यूशन अगर दिया है तो कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है सब बता देगा ना, एकदम डिक्टो वही, ठीक है, सेम डाटा आने वाला, ठीक है। चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेशन टर्म। लाया किस लिए गया था, ये बताने के लिए कि किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है, इस बात को बताने के लिए किस टर्म को लाया गया था, कंसंट्रेशन टर्म्स ना। ये वेपन्स है ना, एक हथियार है
टर्म्स हैं जो यही एक हथियार है कि सोल्यूशन से आप पता कर सकते हैं इसमें कितना ग्राम ये है, कितना ग्राम सॉल्वेंट है, कितना ग्राम सोल्यूट है ना, पूरा डाटा निकाल के देगा ये ना। ठीक है, स्टार्ट करें भाई, यहीं से चैप्टर आपका स्टार्ट होता है ना। ठीक, इतना तो हम लोग 9th में भी पढ़े थे लगभग ना, 9th का ही बेसिक था पूरा। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं यहाँ से, कंसंट्रेशन टर्म से। कोड में डायरेक्ट डिफिनेशन ही आ जाती है ना इसकी, तो एक एक डिफिनेशन पहले हम लोग क्लासीफाई करेंगे, क्लासिफिकेशन से ही क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन करा के फिर आगे बढ़ेंगे ना। ठीक है, मस्त एकदम देखते रहिए। चलो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कंसंट्रेशन टर्म आखिर होती क्या है ना। डिफिनेशन पता है आपको, एक ऐसी टर्म्स जो सिर्फ और सिर्फ इसलिए इंट्रोड्यूस की गई थी कि किसी भी सॉल्यूशन में हम सोल्यूट का अमाउंट पता कर सके ना। ऐसे टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, कंसंट्रेशन टर्म। ठीक है, डिफिनेशन क्या लिखेंगे इसकी, दीज आर द टर्म्स used to determine amount of solute present in a solution। किसी भी सॉल्यूशन में सोल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है, इस बात को डिटरमाइन करने के लिए एक टर्म लाई गई जिसे हम लोग क्या नाम दिए, कंसंट्रेशन टर्म्स। आसान टॉपिक है, देखती है। इसको हम लोग कंसंट्रेशन टर्म को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखिएगा। अगर किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करनी हुई, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो कैसे करेंगे भाई, ऊपर हम लोग क्या लिखेंगे, सोल्यूट। ठीक है, ऊपर हमको लिखना पड़ेगा सोल्यूट। अब सोल्यूट का क्या यूज कर सकते हैं, मोल, वॉल्यूम और मास, तीन चीजें यूज कर सकते हैं ना। क्या क्या, सोल्यूट का वॉल्यूम यूज कर सकते हैं, और सोल्यूट का हम लोग मास यूज कर सकते हैं, सोल्यूट का हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, तीन डाटा होते हैं, तीन वेरिएबल होगा केमिस्ट्री में ना, या तो वॉल्यूम में डील करना होगा, या तो मास में, या तो फिर मोल्स, बस चौथा डाटा नहीं होता ना। केमिस्ट्री में तीन ही तो डाटा होते हैं ना, पढ़े थे। नीचे किसको डील करना होता है हमें, सोल्यूशन को। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग, सेम डाटा, वॉल्यूम, मास, हाँ लिखेंगे, और मोल, यही तीन डाटा हम लोग बार बार यूज करेंगे ना। देखो कंसंट्रेशन निकालना है सोल्यूशन का, ऊपर हमें क्या लिखना होगा, सोल्यूट। सोल्यूट का अगर वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम, मास दिया है तो मास, मोल दिया है तो मोल, जिसमें डील करना रहेगा उसमें। ठीक है, नीचे हम लोग किसको लेंगे, सोल्यूशन को। ठीक है, सोल्यूशन का क्या लेंगे, वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम, मास दिया है तो मास, और मोल दिया है तो मोल। ठीक है, सिर्फ एक केस आएगा मोलैलिटी वाला, जिसमें हम लोग नीचे क्या लेंगे, सॉल्वेंट। बाकी हर जगह यही फार्मूला चलेगा ना। 11 में थोड़ा सा बेसिक था, जानकारी थी ना। ठीक है, सॉल्वेंट आएगा सिर्फ एक केस में, वो है मोलैलिटी। बाकी हर जगह आपका फार्मूला यही यूज होगा, इसी से पूरी कंसंट्रेशन टर्म हमें पढ़नी है। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग कंसंट्रेशन टर्म को पहले कर लेते हैं क्लासीफाई। क्लासिफिकेशन जैसे ही कंप्लीट होगा फिर एक एक को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे ना। पहले क्लासिफिकेशन करते हैं और ये देखते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछता है इनके बेसिक क्लासिफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, मतलब एग्जामिनर भी आपसे पूछेगा और बोर्ड में भी आ जाता है ना, डायरेक्ट 2-3 बार आ चुका है। ठीक है, क्लासीफाई करें, क्या समझ में आता है। कंसंट्रेशन टर्म क्या होती है भाई, ये ऐसी टर्म है जो सोल्यूशन के अंदर की कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है इस बात को डिटरमाइन करने के लिए इंट्रोड्यूस करी गई है, पहली बात। दूसरी बात, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ऊपर हम लोग क्या लेंगे, सोल्यूट। सोल्यूट का अगर वेट दिया है तो वेट, वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम, और मोल दिया है तो मोल। ठीक है ना, अभी इसको समझाते हैं इस बात। हाँ, नीचे किसको यूज करेंगे हम लोग, सोल्यूशन को। सोल्यूशन का वॉल्यूम, मास और मोल। एक केस ऐसा आएगा जिसमें सॉल्वेंट हमें यूज करना, बस मोलैलिटी वाला ना। ठीक है, चलो अब हम लोग कंसंट्रेशन टर्म को क्लासीफाई करना शुरू कर देते हैं ना। चलिए देखते हैं, जो हमारा कंसंट्रेशन टर्म है इसको क्लासीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। पहला टर्म हम जो लेंगे वो रहेगा हमारा वॉल्यूम रिलेटेड। ठीक है, और दूसरा टर्म हमारा कैसा रहेगा भाई, मास रिलेटेड। ठीक है, देखो कंसंट्रेशन टर्म को हम लोग क्लासीफाई किए दो पार्ट में, वॉल्यूम रिलेटेड और मास रिलेटेड ना। ठीक ना,
वॉल्यूम रिलेटेड में कौन कौन से टर्म आएंगे? पहला, ऐसे टर्म जो वॉल्यूम से रिलेशन रखते हो ना, जिनमें वॉल्यूम इन्वॉल्व हो, ठीक है। जैसे पहला आपका आता है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, देखिए इसमें वॉल्यूम इन्वॉल्व है ना। दूसरा टर्म आपका आएगा परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, देखिए इसमें भी वॉल्यूम इन्वॉल्व है, सही है। थर्ड टर्म आपका आएगा मोलरिटी, मोलरिटी में भी वॉल्यूम होता है ना। एंड फोर्थ टर्म जो आपकी आएगी वो आएगी नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी भी हमें यहाँ पे पढ़ना है, नहीं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसका काम लगता है ना, अभी इसको डील करते हुए ताकि आगे बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो ना। 4 टर्म है जो डिपेंड करती हैं किसके ऊपर? वॉल्यूम के ऊपर। मास रिलेटेड में भाई पहला जो टर्म आपका आएगा परसेंटेज वेट बाई वेट, देखो मास ही है ना, वॉल्यूम कहीं नहीं है, ठीक है। सेकेंड आपका आएगा मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। थर्ड नंबर पे आपकी आती है मोलैलिटी। कितने कंसंट्रेशन हमें आपको पढ़ने हैं। और चौथे नंबर पे हमें एक टर्म डील करना है पीएम, ठीक है ना, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। ये 4 टर्म इसमें डील करने हैं, 4 उसमें, ठीक है। इतना हमें पढ़ना है ना। अब यहां से पार्ट्स पर बिलियन पढ़ लेना, ठीक है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं, फॉर्मेलिटी नहीं पढ़ना, फॉर्मेलिटी का कोई यूज नहीं है, नॉर्मलिटी का यूज है थोड़ा सा, वो भी एक चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वहां पे ना इक्विवेलेंट कंसेप्ट थोड़ा सा सिखाएंगे बस। फॉर्मेलिटी का अभी कोई नहीं, फॉर्मेलिटी हो गई, स्ट्रेंथ हो गया, बताने को हम आपको पढ़ा देंगे लेकिन उनका यूज कहीं नहीं मिलेगा ना तो स्ट्रेंथ नहीं भाई, ज्यादा देर टॉपिक नहीं है, 10 मिनट, फॉर्मेलिटी भी और स्ट्रेंथ भी। नीट के सिलेबस में स्ट्रेंथ थी लेकिन अब हटा दी, वहां से भी एकदम खत्म, कहीं मतलब पूछता उससे नहीं ना? और स्ट्रेंथ कहीं नहीं था, ठीक है। अब देखिए इतना हो गया, अभी हम एक काम करते हैं, देखते हैं कि अब यहां से क्या क्वेश्चन वो पूछ सकता है ना। चलो, आप लोगों ने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा है, जानते होंगे, हाँ सुना होगा यार इसके बारे में, हाँ ठीक है, सुने बहुत है, पीवी जुक्पस एनआरटी ना। आप यहां से देखिए, जो ये वॉल्यूम है ना, इसका रिलेशन देखिए टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली है ना। बोलो, अगर हम लोग टेम्परेचर चेंज करेंगे, टेम्परेचर आप चेंज करेंगे तो वॉल्यूम अपने आप चेंज हो जाएगा ना, ठीक है। बताइए, इस केस में अगर टेम्परेचर चेंज हुआ, वॉल्यूम चेंज हुआ, क्या ये सारे कंसंट्रेशन टर्म अपने आप चेंज हो जाएंगे? आराम से हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि सब के सब किस पे डिपेंड कर रहे हैं? वॉल्यूम पे, वॉल्यूम रिलेटेड है। तो ये वाले चेंज होंगे क्या? बिल्कुल नहीं होंगे। तो बता रहा हूं, दोनों में से ज्यादा एग्जैक्ट कैलकुलेशन कौन देगा? मास रिलेटेड है ना। ये क्वेश्चन आ गया 2022 में, बोर्ड में आया। आगे देखिए, और एक क्वेश्चन इससे पहले पूछा था 2018 में, कि 4 ऑप्शन दिया, बोला कि इनमें से कौन सा कंसंट्रेशन टर्म है जो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। हाँ, ये 3 इसमें से दिया था, एक ऑप्शन इसमें ना, ऐसे। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन रहेगा? जो वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा ना। के नीचे हम एक बात लिख लेते हैं, ना। ये वाले टर्म कैसे होते हैं भाई हमारे? हाँ, टेम्परेचर डिपेंडेंट रहेंगे। ये जितने टर्म हैं, ये वाले, ये सारे कैसे रहेंगे भैया हमारे? टेम्परेचर हाँ डिपेंडेंट, मतलब कि टेम्परेचर के ऊपर ये डिपेंड करेंगे ना, ठीक है, ये वाले। और ये वाले कैसे रहेंगे भाई? ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट रहेंगे, ठीक है। ये टेम्परेचर पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेंगे। जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा, ये वाली कंसंट्रेशन टर्म चेंज होंगी, लेकिन वो वाली चेंज नहीं होगी, ठीक है ना। इसीलिए पूरे चैप्टर में जो कैलकुलेशन कराई गई है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, वो सिर्फ और सिर्फ इसको लेकर कराई गई है ना, मोलैलिटी को। तो ये टॉपिक हमारा बहुत स्ट्रांग चाहिए ना, ठीक है। आगे चल के जितना भी न्यूमेरिकल, जितना भी हमें क्वेश्चन करना होगा,
हर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में मोलरिटी यूज होगी ना, कॉलिगेटिव। सारे क्वेश्चन आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से ही आते हैं ना इसी चैप्टर में आगे, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे तो बात करेंगे ना, जैसे ही कंसंट्रेशन टर्म खत्म होगी वेपर प्रेशर पढ़ेंगे, उसके बाद सीधा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ही पढ़ेंगे ना, ठीक है। चला क्या, चलिए अब कंसंट्रेशन टर्म को हम लोग स्टार्ट करते हैं ना, ठीक। चलिए पहली कंसंट्रेशन टर्म हम लोग लेते हैं, जैसे एनसीईआरटी में दिया उसी सीक्वेंस में ले रहे हैं ना, ठीक है। इस क्लासिफिकेशन से हमारा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, पढ़ेंगे जब सीक्वेंस एनसीईआरटी वाली ना, ठीक है। हाँ, सबसे पहला कंसंट्रेशन टर्म जो हम लोग ले रहे हैं वो है मास परसेंट वाला। मास परसेंटेज को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, परसेंटेज W बाई W ना, इसे डिनोट करेंगे ना, ठीक है। देखो हमारी क्लास में एक बबलू डब्लू है उसमें चलिए देखते हैं, ये बताना एकदम आसान है, ऐसे बता दो खुद ही भाई। इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, परसेंटेज W बाई W। अभी क्या बताए हम लोग, ऊपर हम लोग किसको लिखते हैं, सोल्यूट को, नीचे किसको लिखते हैं, सॉल्यूशन को। बताओ इसमें क्या रहेगा, ऊपर क्या लिखेंगे, वेट किसका लिखेंगे, मास, वही वेट है। नीचे किसका लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन। बोलते मास ही है, हम लोग W से ऐसे रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं ना, ठीक है। बुक ऐसे की है तो क्या करें ना, चलिए अगला देखते हैं। हाँ परसेंटेज है तो क्या लगाएंगे, बताना इसका मतलब क्या हुआ कि 100 ग्राम सोल्यूशन में, 100 ग्राम सोल्यूशन में सोल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है, इस बात को रिप्रेजेंट कौन करेगा, परसेंटेज W बाई W, मास परसेंट, ठीक है ना, सही है। परसेंटेज W बाई W, मास परसेंट का मतलब क्या हुआ कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है ना। इसका क्या मतलब हुआ भाई कि अमाउंट ऑफ solute present in 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है ना। 100 ग्राम सोल्यूशन में सोल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है, इस बात को रिप्रेजेंट कौन करेगा, परसेंटेज W बाई W ना। चलिए जैसे मान लीजिए आप लैब में गए और आपको ऐसे एक बोतल मिली ना, इस तरह की, ठीक है, ठीक। और इसमें ऐसे कुछ लिखा है, मान लीजिए सब में ऐसे लिखा ही रहेगा, हर बोतल में कुछ ना कुछ लिखा रहेगा कि सब में, केमिस्ट्री की बोतल है ना, ठीक लैंग्वेज में लिखा रहता है सब, ऐसे लिख देगा 40% W बाई W ग्लूकोज, यह लिख देगा, कोई भी लिख देगा ना, HCl हो गया, NaCl हो गया, कोई भी सॉल्ट लिख देगा, KMnO4 हो गया। इसका मतलब अगर इसने ऐसा लिख दिया कि 40% W बाई W ग्लूकोज का सोल्यूशन है, ग्लूकोज सोल्यूशन है, आप क्या समझेंगे, इसमें 40 ग्राम कौन प्रेजेंट होगा, हाँ सोल्यूट क्या है यहाँ पे, ग्लूकोज ना। इसका मतलब यहाँ पे कितना सोल्यूट प्रेजेंट है भैया, 40 ग्राम। हाँ सोल्यूशन कितना है, हाँ सोल्यूशन आपका है 100 ग्राम। सॉल्वेंट निकालना हो तो क्या करेंगे भाई, हाँ वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, इसके बराबर होता है ये वेट ऑफ सोल्यूशन के, ठीक है ना। देखिए आपको ऐसे लैब में जिस दिन जाएंगे उस दिन ऐसे लेवल लिखा मिलेगा हर जगह ना। कौन सा स्कूल है, संस्कार, अरे पिछली बार हम 5 बार 5 क्या 10-15 बार करा चुके थे, मतलब अरे हम लैब बहुत ले जाते हैं यार, लैब के लिए तो बच्चे पैसा देते हैं साल भर का। नहीं इसके पहले सामने वाले स्कूल में थे, पूछिए, ये लोग 9th में थे, 9th का मतलब लैब दिन भर, मतलब हर हफ्ते एक बार तो ले ही जाते थे।
वो तो आपका पर्सनल इशू है। लैब से क्या होता है, जैसे क्लास 10th में क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन वगैरह रहती है ना, एक बार में समझ में आती है ना, उससे सब देख लिए भाई, एकदम एग्जैक्ट वही हो रहा है ना। 12th में तो 12th में उससे कोई मतलब ही नहीं लैब से। 12th की जो केमिस्ट्री है एग्जैक्ट, लैब से मैटर सिर्फ प्रैक्टिकल वर्क रहेगा बस, पढ़ना हमें अलग है, उसमें लैब में अलग कहानी चलेगी ना, कुछ चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए इनका काम लेगा बस ना। प्रैक्टिकल हम बताएंगे ना, वहाँ भी बताएंगे, ठीक है। चलिए, कोचिंग में लैब यार नहीं बन पाएगी, लैब के लिए जगह चाहिए प्रॉपर ना। चले बोलो, अब इस पे एक न्यूमेरिकल दें छोटा मोटा, बहुत बड़े तो भी बनेंगे नहीं ना, एक बार इसे देख लेते हैं। खतरनाक आगे आएंगे जब तीनों 2-3 कंसंट्रेशन टर्म हो जाएंगे तो रिलेट करके आएंगे, तब खतरनाक आएगा। हाँ, ये उतना दमदार नहीं है ना। 22 ग्राम ऑफ बेंजीन डिजॉल्व, अरे ये उसका क्वेश्चन है इंटेक्स का, एनसीईआरटी इंटेक्स का है, क्या करूं। हाँ क्या करेंगे, कैलकुलेट करना है आपको परसेंटेज W/W ऑफ बेंजीन। ऐसा टाइम पास करने के लिए, टाइम पास इन द सेंस कि मतलब लगता रहे कि हाँ हमें आ रहा है बस ना, एक बार देखते जाओ बस, न्यूमेरिकल अच्छे आगे से आएंगे, वहां से आपको करना है ना, अभी तो बस ये टॉपिक देखते जाइए ना, एक लेक्चर और रुक जाइए, फिर करिए धुआंधार ना, आ जाएगा मामला, पोलरिटी पे आते ही सब शुरू हो जाएगा। बताइए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, वेट ऑफ सोल्यूट, इसमें सोल्यूट क्या है। हाँ देखो, क्योंकि भाई स्टेट दोनों की सेम है, दोनों ग्राम में दिया है तो फिजिकल स्टेट सेम होगी, पक्का है। अब हम लोग किससे डिसाइड करेंगे, अमाउंट देख के, तो अमाउंट किसका कम है, इस वाले का ना, बेंजीन का, तो सोल्यूट क्या है 22 ग्राम है, और ये क्या हो जाएगा आपका सॉल्वेंट 122 ग्राम। परसेंटेज W/W निकालने के लिए हमें ऊपर क्या लिखना होता है, सोल्यूट का वेट 22 ग्राम है, नीचे क्या लिखना होता है, सोल्यूशन का वेट ना। तो हाँ, सोल्यूशन का वेट कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ सोल्यूशन, दोनों का ऐड कर देंगे ना, वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, एकदम से बेसिक। बताइएगा सोल्यूट का वेट कितना दिया है 22 ग्राम, सॉल्वेंट कितना दिया है 122 ग्राम, आंसर कितना आ जाएगा 144 ग्राम ना। नीचे हम लोग क्या लिख देंगे 144 ग्राम इंटू 100, देखिए ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट ना। अब कैलकुलेट करना होगा, ये हो जाएगा आपका 2200 पर 2200 अपॉन 14, ठीक है 15.27 आएगा, देखो कैलकुलेट करो कितना आया होगा। हाँ सही है ना, 6% आएगा, सही है। देखिए आसान है ना, तो छोटे मोटे क्वेश्चन इनसे बनेंगे पर्टिकुलर वाले कंसंट्रेशन टर्म से, फिर हम लोग क्या करेंगे ना, 2 कंसंट्रेशन 3 कंसंट्रेशन टर्म मिक्स करेंगे ना, तब फिर उससे बनेगा, ठीक है। चले आगे दूसरा वाला पढ़े। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म हमारा जो है भाई वो ये है, ठीक है। चलिए अगला कंसंट्रेशन टर्म क्या है हमारा, मास बाई वॉल्यूम परसेंट, बताना मास बाई वॉल्यूम है ना, तो ऊपर हम किसको, हमें क्या लिखना पड़ेगा मास, नीचे किसको वॉल्यूम को, ठीक है ना। फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, बहुत आसान, फॉर्मूला तो ये खुद ही बता देता है, इसका रिप्रेजेंटेशन ही ना, ऊपर क्या लिखेंगे हम लोग, हाँ मास ऑफ, ऊपर हमेशा सॉल्यूट को लिखेंगे अपॉन, नीचे क्या लिखेंगे भाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, परसेंटेज है तो 100, ठीक है ना, ये कहानी। चलिए बताइए आसान है ना ये, चलो हाँ अभी लेक्चर आसान है सारे, तो डिफिनेशन बना लिए इसकी, क्या हो जाएगा, देखो पिछले डिफिनेशन देखो क्या लिखे थे हम लोग, हाँ परसेंटेज W/W क्या रिप्रेजेंट कर रहा था भाई, इसको यूज क्या कर रहे थे, इट इज यूज टू डिटरमाइन
अमाउंट ऑफ प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ, अब ये क्या हो जाएगा, हाँ सही है ना, हमें 100 ml, हाँ हाँ होगा आगे इसमें इसमें हम लोग 100 ml लेके, फिर ये पर्टिकुलर वो है ना यार, कंसंट्रेशन टर्म है, सोल्यूशन सोल्यूशन ml में है तो इसे निकाल लिए, लीटर में है तो मोलरिटी यूज हो गई ना, बहुत सारे है ना यार। रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन मास ऑफ, निकल जाएगा सॉल्यूट का, अगर मास आ गया तो मास सॉल्यूशन के मास से माइनस कर दो, सॉल्वेंट आ जाएगा, डेंसिटी वाला है ना ये, हाँ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, सही है, ये 11th में पढ़ चुके होंगे शायद ना, हाँ कंसंट्रेशन टर्म तक जो है 11th में एक बार दिया है, मोल कंसेप्ट चैप्टर ना, हाँ उसको मान लीजिए कि रिवाइज ही करा दे रहे हैं आराम से ठीक है। अब सुनिए, जो ये हमारा है परसेंटेज W/V, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है भाई, कि सॉल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, इस बात को रिप्रेजेंट करेगा W/V, ठीक है ना। आप देखिए एक चीज पढ़ेंगे छोटी सी, डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम ना, यही तो होती है ना, मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम, इसकी हम लोग किस में लेंगे, ml में, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ग्राम पर, हाँ ठीक है ना, इसको हम लोग बार बार अब यूज में लेना शुरू कर दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है ना। चलिए अब इन पे हम देखते हैं इस पे क्या प्रॉब्लम बन सकती है ना। एक क्वेश्चन लेते हैं भाई आसान सा, करके देखते हैं क्या बन सकता है इस पे, देखिए सारे बेसिक लेक्चर है ना, ठीक है, पहला क्वेश्चन हम बनाते हैं ना, देखो कैलकुलेट परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ लिखे 100 ml हिस्ट्री वाले थे ना, है ना, ये पहला आसान वाला है, कर दीजिए एक बार, उसके बाद हम लोग लेते हैं डेंसिटी वाले, ये इजी सा क्वेश्चन है, कर दीजिए, थोड़ा सा हेल्प मिलेगी। आसान क्वेश्चन है, बाकी जैसे ही हम लोग टॉपिक पे आएंगे मोलरिटी, आपको डीपीपी देना शुरू कर देना वहीं से, मोलरिटी पे आ गया, हाँ इजी तो है, देखिए वेट ऑफ सॉल्यूट आपको पहले से ही पता है, कितना है 20 ग्राम ना, देखो देखो भैया 11 पॉइंट आ गया, फाइनल आंसर आ गया ना, 11.12 आया, सेम ऐसे करना था ना। चलिए ये तो आसान था, अब इस पे हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें डेंसिटी इन्वॉल्व हो ना, ठीक है, देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा सोल्यूशन है, ठीक है ना, क्वेश्चन दे रहे हैं, कैलकुलेट करना है आपको, कैलकुलेट परसेंटेज W/V ऑफ
12% W/W solution having डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml। ठीक है, देखिए अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना थोड़ा ठीक ठाक, वो तो एकदम बेसिक थे। चलिए देखो, आपको निकालना है परसेंटेज W/W, हाँ W/V निकालना है, और गिवन डाटा क्या है कि 12% W/W सोल्यूशन है किसका, ग्लूकोज का। ठीक है, और उसकी डेंसिटी आपको गिवन है, निकाल लोगे। हाँ, टाइमर लगाए। चलिए 2 मिनट का ले लेते हैं। हाँ, थोड़ा डेंसिटी वाला मामला है ना, निकाल लीजिए, देख लीजिए। दो मिनट में निकालिए। चलो फिर हम बताते हैं ना। एकदम आसान तो है यार ना। आपको W/W दिया है, डेंसिटी दिया है, परसेंटेज W/V निकाल, सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल लीजिए। कैसे? नहीं, एक बार तरीके से करिए फिर बताते हैं। करिए फिर, एक शॉर्टकट आपको देते हैं, शॉर्टकट नंबर 1 आज के लिए। हो गया, खत्म हो गया, आ गया ना। हो गया, अब गलती नहीं होगी आपकी। हो गया, खत्म करें, अपने आप घंटा बज जाएगा। चलिए देखते हैं ना, एकदम आसान है। पहले आपको डाटा कैसे निकालना है, देखो ये बेवकूफ़ों वाला तरीका बता रहे हैं, मतलब जिसे बोलते हैं हम लोग कि बहुत मेहनती आदमी है ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है W/W, इससे डाटा प्रेडिक्ट करना था। इसका मतलब कितना हो गया, हाँ सल्यूट कितना हो गया 12 ग्राम। कितना किस में रहेगा ये, 100 ग्राम सोल्यूशन में रहेगा ना। हाँ, तो सोल्यूशन कितना हो गया वेट, 100 ग्राम। चलिए हमें क्या निकालना है, W/V। सल्यूट का वेट तो पता है, वॉल्यूम सल्यूट का नहीं पता है ना। वॉल्यूम किससे निकालेंगे, डेंसिटी से। ठीक है, देखो डेंसिटी क्या होती है, मास ऑफ सल्यूट सोल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अगर हम लोग करेंगे तो हमें डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन अपने आप पता चल जाएगी ना। डेंसिटी हमें पता है, वॉल्यूम हमें निकालना है, और मास हमें पता है। ठीक है, हाँ वॉल्यूम इधर ले लेंगे, मास कितना है सोल्यूशन का 100 ग्राम अपॉन डेंसिटी कितनी है भैया 1.2 ग्राम पर ml। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ये किस में आएगा, ml में ना। तो 100 अपॉन 1.2 आएगा। तो परसेंटेज V/V कितना आ गया, देख लीजिए W/V कितना आया, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 12 ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन उतना आया कितना 100 अपॉन 1.2। कौन, अच्छा उल्टा कर दिए हो क्या, देखो अब एक काम करते हैं, उसको ऊपर ले जाएं क्या, कर लोगे सॉल्व, कर लोगे ना। पहला तरीका ये है, अब आगे निकाल लोगे, हो गया निकाल देंगे, हो गया। और क्या, अब सुनिए इन सब क्वेश्चन को इतना सोचना ही नहीं है ना।
एक शॉर्टकट देते हैं, बस ऐसे ओरल बता दोगे ना। देखो सुनो, इसके लिए हमें क्या डालना होगा, नई हेडिंग, इसका नाम होता है ये रिलेशन इन परसेंटेज W/W एंड परसेंटेज W/, ये बात मैंने 12th की जो बुक है हमारी एनसीईआरटी, उसमें इस पे प्रॉब्लम है, उलझाया है ना, देखिएगा। हाँ वहां पे पढ़ाया जाता है ना टॉपिक ये। सुनिए, परसेंटेज W/W और W/V में हमें क्या देखना है, रिलेशन, ठीक है ना, बताना। हम लोग एक काम कर सकते हैं, W/W को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हो ना, यहां लिख सकते हैं हम लोग क्या, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, लिख सकते हैं कि नहीं, चलिए लिख सकते हो भाई, चल लिख सकते हैं ना आराम से। अगला परसेंटेज W/V को हम लोग क्या लिखते हैं, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन टू 100, ये लिखते हैं ना। चलिए अब इन दोनों में हमें रिलेशन देखना है। रिलेशन देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये फार्मूला, हाँ ये फार्मूला उठा लीजिए, लिख लीजिए, देखिएगा, परसेंटेज W/V क्या फार्मूला है, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, आया ना। अब मुझे बताइएगा, जो ये आपका वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी, हो जाएगा। ए भैया एक मिनट देख लो, हो जाएगा ना। अरे एनसीईआरटी में है प्रॉब्लम ना, फालतू उलझ जाएंगे ना, इन सब में टाइम नहीं लेना है। बोलो, क्या मैं वॉल्यूम को मास अपॉन डेंसिटी लिख सकता हूँ बहुत आराम से, इजी है। तो परसेंटेज W/V क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सोल्यूट मतलब मास ऑफ सोल्यूट अपॉन सोल्यूशन को क्या लिखेंगे, मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, लिखेंगे ना, ठीक है। अब एक काम करिए, परसेंटेज W/V को ऐसे लिख लो, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन, ये आ जाएगा ऊपर, इंटू 100 इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। इस टर्म को हम लोग क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हो ना, अरे वही तो टर्म है यार। तो अब परसेंटेज W/V बराबर क्या हो जाएगा, परसेंटेज W/W इंटू डेंसिटी ऑफ, ठीक है। जो ये शॉर्टकट आ गया ना। अब जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें इतना कुछ करना ही नहीं था एक्चुअल में, सही, सिर्फ आपको W/V निकालने के लिए ये करना था, W/W दिया था 12 इंटू आपको डेंसिटी से मल्टीप्लाई, मतलब 12 इंटू डेंसिटी कितना है 1 पॉइंट, सिंपल आंसर ना। हाँ सही, हाँ ना, ठीक है। देखो तो ऐसे ये तो दो तरीके हैं, ये वाला शॉर्टकट अगर याद रहेगा तो तुरंत हो जाएगा ना। हाँ डेंसिटी सोल्यूशन की हुई है, ठीक, हाँ नहीं, हर क्वेश्चन में आपको डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन ही मिलेगा, चाहे जितना क्वेश्चन सॉल्व करिए ना। अभी हम सॉल्वेंट वाली डेंसिटी देखे ही नहीं है ना, मतलब यही देता है, हर बुक में ही दिया है, ठीक है। बताओ इतना समझ में आता है, 2 टर्म हो चुके हैं। अब कल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टर्म स्टार्ट होने वाला है, मोलैरिटी वाला ना, ठीक है। कल से रेगुलर रहिए ना, ठीक है, चलिए।